दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोरस और सिकंदर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसमें किसकी विजय हुई। इतिहासकारों ने ये घटिया बात फैलाई कि सिकंदर की जीत हुई तो पोरस की हार हुई। लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप जान पाएंगे कि पोरस सिकंदर युद्ध में असलियत क्या थी। ये कहानी है 2000 वर्ष पुरानी। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। इतिहास में लिख दिया गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन यदि ये सचमुच होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों की झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय विवरण को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा लिखकर उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। आप जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कैसे, कहां और क्यों हुआ था। यह युद्ध किसने और कैसे जीता था, आइए जानते हैं। दोस्तों, सिकंदर ने आक्रमण करके अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनानियों के सिंहासन पर बैठा। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजयी तो निकला, उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पाथी राजा दारू को पराजित कर दिया और राजा कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति रहनुमा एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना जाता है, महान नहीं। बात करते हैं भारत पर किया गया पहला आक्रमण के बारे में। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तब उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे एक छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही भारत की अपेक्षाकृत छोटे राज्यों जो कि वीर सेना ने पेशेवर से सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मस्गा नामक राज्य में तो महिलाओं तक उनके सामने खड़ी हो गई, पर छल और धोखे से यूनानियों ने मगध राज्य की संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया। उस राज्य की राज्य माता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने छोटे छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण, कई राज्यों को बंधक बनाना, भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंतिम में तक्षशिला पर हमला किया। दोस्तों, आप जानते हैं पोरस का भिजवाया गया समर्थन संदेश क्या था? गांधार तक्षशिला के राजा सिकंदर से लड़ने की बजाय उसका भव्य स्वागत किया। गांधार तक्षशिला के राजा आंधी ने औरों के खिलाफ सिकंदर ने गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भेजे जिनमें उसने पूर्व से सिकंदर के समक्ष उसे समर्थन करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया। राजा पोरस का समय 340 ईस्वी पूर्व से 315 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस पंजाब सहित एक बहुत बड़े राज्य विभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम पानी की झीलों और नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में मिलता है और अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी समर्थन से अपनी साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने इसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस और उसकी सेना के साथ उसका संघर्ष हुआ। तब पोरस को खुखरायों का भरपूर समर्थन मिला। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुखरायो जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, सिंधु और झेलम नदी की प्राकृतिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पोरस ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की जबल सेना की क्या हालत है।
जबल सेना का मुख्य बल द्रुतगामी अश्व आरोही तथा घोड़ा पर सवार फुर्तीले अंदाज थे। धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति आश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाई वेस्ट कहते हैं। यह युद्ध महज 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनी, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ तथा 130 हाथी थे। सिकंदर में चुने हुए 11,000 की सेना भारतीय और सिकंदर की सेना को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपने बेटा और सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदरपुर झेलम नदी पार करने से नहीं रोका, पर उसकी यही भूल थी। लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते थे कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर पूरी तरह फंस गया है, क्योंकि नदी पार करने के बाद बाढ़ आ गई थी। तो दोस्तों, अब आप युद्ध के समय युद्ध का वर्णन करने जा रहा हूं। राजा पुरु के शत्रु लालची आंधी की प्रेरणा लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं 8 फुट के ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गजे सेना के साथ सिकंदर पर टूट पड़े, जिसकी वजह से सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशियों को मारने के लिए नागरिक शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अन्य हथियार भी थे। 7 बीघा भाला, जिससे एक भी सैनिक घुड़सवार सैनिकों को मार गिराया। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई मील सैनिक हताहत हुए। जब इन सरदारों के भयाक्त होने के बावजूद सिकंदर अपने हक पर अड़ा रहा और जब कुछ अंगरक्षक और अंगप्रति की टुकड़ी को लेकर वो युद्ध के मैदान में घुस गया, राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े रोकी और उसे चलाने वाले को अपने भाले से मार डाला। सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया गया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो राजा पुरु तलवार लिए हुए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि राजा पुरु ठहर गया। ये डर नहीं, आर्य राजा का शास्त्र धर्म था। किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यही चीज पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता, सिकंदर के अंगरक्षक ने सिकंदर को यहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी युद्ध के बाद टूट गया था और नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सैनिकों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी। सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस बार रसद और मदद की कमी होने लगी। मीलों का सफर तय करने आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे जाने के बाद सिकंदर और उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची। घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़े। सिकंदर ने सैनिकों के विरोध से बचने के लिए नए रास्ते वापस भेजे और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा और सुरक्षित है। भारत के शत्रुओं को उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 ही रास्ते थे, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सनक में आगे तक घुस गया, जहां उन्हें पलटने को भारी क्षति उठानी पड़ी। यूनानी सेनापति अब समझ गए थे, अगर युद्ध और चला तो सारे यूनानी यहीं नष्ट कर दिए जाएंगे। यही निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, लेकिन उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था। उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा हरियाणा में स्थित था, जहां उनका सामना जाट वीरों से और सांगल वीरों से हुआ और उसके अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा। आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधारी में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो बचे कुचे सैनिक थे वो झेलम नदी में कूद गए और डूबकर मर गए। महाकाव्यों के PSW लिखते हैं कि सिकंदर की और अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा गया था। सिकंदर ने सोचा, अगर लड़ाई को जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश करवा दूंगा। युद्ध बंद करने के लिए पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पूर्व में संधि पर हस्ताक्षर किया और
युद्ध को वहीं विराम दिया। इससे यह जाहिर है कि इस युद्ध में पुरु की विजय हुई थी, ना कि सिकंदर की। तो देखा दोस्तों, ये पोरस और सिकंदर के युद्ध का सच था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा पोरस और सिकंदर के युद्ध का ये रहस्य? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube